हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी एरर्स वाले क्वेश्चंस आपसे 2024 में पूछे गए थे एसएससी के द्वारा, वो सारे हम एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारी जो आपके कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कॉन्सेप्ट आधारित प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सब सोल्व हो जाएंगी। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप एसएससी सीडीएस का पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ कुछ विशेषताएं बता दूं कि जीरो टू एडवांस लेवल की अप्रोच रखी गई है। एक खास बात यह है कि फिलहाल मैं एक जीरो टू एडवांस लेवल का एक कोर्स अपना था ग्रामर वाला, वो भी मैं इसके साथ फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ फिलहाल। यहाँ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। जैसे नाउन पढ़ोगे तो नाउन के क्वेश्चंस हमने 100-200 डिस्कस किए हैं। प्रोनाउन है तो उसके भी 100-200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे करके हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। यहाँ न केवल ग्रामर है बल्कि वोकैबुलरी भी आपको मिलेगी और साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी है। तो पूरा कंप्लीट एक पैकेज है। रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल हैं, पीडीएफ यहाँ पे हर एक वीडियो की आपको मिलेगी। और अगर आप कोर्स आज बाई करते हैं तो 2 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। चलो साहब, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब इसका जो पीडीएफ है, बिना सोल्यूशन वाला पीडीएफ कि आप खुद से भी कर पाओ सॉल्व, वो पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस डील करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे एसएससी 2024 में। चलिए, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। ट्रांसलेशन ये है कि मेरे ब्रदर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया क्लास टेस्ट में जो कल हुआ था। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है। प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो है गुड नहीं आएगा, क्या आएगा? वेल आएगा। गुड नहीं आएगा, क्या आएगा? वेल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गुड जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। गुड क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। जबकि वेल है वो एक एडवर्ब होता है। और यहां आप देखिए किसकी आवश्यकता थी। यहां आवश्यकता हमें है, परफॉर्म वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द चाहिए, इसलिए वेल चाहिएगा। वर्ब को मॉडिफाई जो करता है वो एडवर्ब करता है, इसलिए यहाँ पे वेल सही बैठेगा, गुड नहीं आएगा। ये एरर थी। दूसरा क्वेश्चन है, मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा था कि अभिलाष और उसके परिवार ने कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं की उस घटना के बारे में। प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इंफॉर्मेशंस। ये कुछ जो नाउन टॉपिक जब आप पढ़ते हो, जब आप ये कोर्स लेंगे, इस कोर्स में जब आप पढ़ेंगे नाउन, तो मैंने एक अलग से बताया हुआ है कि ये नाउन्स हैं जिसके साथ में हम एस और यस नहीं जोड़ते हैं या प्लूरल नहीं बनाते हैं। जिसमें से इंफॉर्मेशन होता है, फर्नीचर होता है, एडवाइस होता है, चॉकलेट है, फ्यूल है ना, ज्वेलरी है, मशीनरी है, कन्फेक्शनरी है, लगेज है, बैगेज है। ये वाले शब्द जो हैं इनके साथ में प्लूरल नहीं बनता है, इनके साथ एस और यस नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा, क्या आएगा? इंफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आइए। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे पैरेड। इसका मतलब है कि हर विद्यार्थी जो था हॉस्टल में, उसने तय किया कि वो दिल्ली का ट्रैवल करेगा, दिल्ली का विजिट करेगा। किस लिए विजिट करना है दिल्ली का? इसलिए करना है कि वो विटनेस कर पाए रिपब्लिक डे पैरेड को, मतलब ये परेड देख पाए। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर परेड जो है वो देख पाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एवरी जो है अपने बाद में हमेशा ही सिंगुलर नाउन लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर प्रोनाउन लेता है। तो ईच और एवरी के बारे में ये याद रखें, इसमें कुछ ऐसे अ, विशेष कुछ बात है नहीं। ईच और एवरी के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है और हमेशा रखनी है। क्या याद रखनी है? कि ईच और एवरी के साथ में नाउन जो है वो सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा, वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ना होके क्या आना चाहिए था? स्टूडेंट आना चाहिए था। ठीक है, ये आपका आंसर है। नंबर 4 देखिएगा। नंबर 4 कह रहा है, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। कह रहा है कि अगले साल इस समय तक मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुका होऊंगा और अपना जॉब जो है वो स्टार्ट कर चुका होऊंगा। किससे? इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पार्ट जो है इसमें देखिए, बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो बाई के साथ जब भी आप टाइम लगाते हैं तो वहां पे हमें परफेक्ट लगाना होता है। और कौन सा परफेक्ट लगाना होता है? हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट
हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो। वो देखना पड़ता है कि सेंटेंस में किसकी डिमांड है। अगर बातें पास्ट की करोगे तो पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, और बातें प्रेजेंट की करोगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। और वैसे भी समझिए कि मॉडल है, और मॉडल को बेस पसंद होती है। मॉडल को क्या पसंद होती है, बेस, मतलब बेस फॉर्म लगती है मॉडल के साथ में, तो यहाँ हेड नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, हैव। ठीक है, तो बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड, अब यहाँ पे स्टार्टिंग भी गलत दे रखा है, स्टार्टिंग भी गलत दे रखा है, और आना चाहिए स्टार्टेड। क्या है, अगले साल तक मैं क्या कर चुका हूँगा, एक तो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँगा कॉलेज से, और स्टार्ट कर चुका हूँगा मेरा पहला काम मार्केटिंग के फील्ड में, तो स्टार्टिंग भी यहाँ पे गलत ही है। लेकिन खैर, आपका एसएससी वाला जो आंसर है, हो सकता है मिस प्रिंट हो, कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका है विल हैव आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे इसमें है कि मॉडल के साथ बेस फॉर्म आती है, ऐसे मान लो, या फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला सेंटेंस है नंबर 5, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। जो चाय इस कैफे पर चाय है वो बेहतर है किसकी तुलना में, हमारे ऑफिस में जो कोस्टा कैफे है वहां की चाय की तुलना में। तो जब तुलना करते हो, जब दो चीजों को कंपेयर करते हो, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, तो हमेशा हम डिग्री कंपैरेटिव का यूज करते हैं, नहीं क्या। जब हम तुलना करते हैं तो डिग्री कंपैरेटिव लगाते हैं, और डिग्री कंपैरेटिव मेरे भाई क्या होती है, बेटर। क्या होती है, बेटर। बेटर देन आएगा, बेस्ट देन थोड़ी ना होता है। बेस्ट तो डिग्री सुपरलेटिव है। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, मैं कहूँ कि 60 प्लस क्वेश्चंस आपको एसएससी ने पूछे थे, जो भी शिफ्ट हुई थी आपकी 2024 में, और उनमें दो चार क्वेश्चंस को छोड़कर जहां पे दिमाग लगाना पड़ सकता है, बाकी तो क्वेश्चंस ऐसे हवा में हो जाते हैं, है ना, पलक झपकते ही आंसर्स हो जाते हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं एसएससी के तो। अगर आप सीरियस नहीं हैं, पढ़ना शुरू किया ही नहीं है, या फिर आप बस केवल फॉर्म भर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो एक अलग बात है। बाकी आप सीरियस एस्पिरेंट अगर हैं तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चंस पलक झपकते ही आपसे हो जाएंगे। फिर भी आप जिस भी तरह के विद्यार्थी हैं, लेकिन विद्यार्थी हैं उसको मान के मैं बिल्कुल शून्य लेवल से, जीरो लेवल से हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो जो चीज़ें आपको लगे इंपॉर्टेंट, उसको पेन नोटबुक लेकर बैठें और उसको नोट डाउन करते चलें, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होती चले। ठीक है, बेटर देन आएगा क्योंकि डिग्री क्या है, कंपैरेटिव चाहिए। कंपैरेटिव क्यों चाहिए, क्योंकि दो के बीच की तुलना हम कर रहे हैं। अगले में आइए, आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। एक महिला कह रही है कि मैं डांस कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ मेरे सिस्टर की वेडिंग में। तो यहाँ पे आई के साथ आर थोड़ी ना आता बेटा, आई के साथ तो एम आता है। मैंने कहा ना, बड़े आसान क्वेश्चन पूछे थे। अगला है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। कॉन्सर्ट जब खत्म हो गई थी तो वो रेस्टोरेंट में गए, वहाँ डिनर साथ में किया, और बातचीत करी। कब तक बातचीत करी, मिडनाइट तक, आधी रात तक। ठीक है, अब ये देखो पास्ट की बात कर रखी है, ये सेकंड फॉर्म है किसकी, ये V2 फॉर्म है बी की, है ना, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है। फिर यहाँ हेड जो है ये सेकंड फॉर्म है किसकी, ये सेकंड फॉर्म है हेड की, सॉरी हैव की। फिर यहाँ पे टॉक्ड है, ये सेकंड फॉर्म किसकी है, ये सेकंड फॉर्म है टॉक की। तो सब कुछ पास्ट में ही तो जा रहा है। फिर देखो कॉन्सर्ट ओवर हुआ, खत्म हुई, फिर वो लोग गए रेस्टोरेंट, वहाँ डिनर किया और बातचीत करी, पास्ट में लेके जाओ ना। तो गो के स्थान पे पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, वेंट आएगा। अगले क्वेश्चन में आए, नंबर 8 पे आइए। नंबर 8, नंबर 8 क्या बोल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज like solar and wind power will replace the traditional fossil fuels and help reduce carbon emissions. ट्रांसलेशन ये है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, लाइक सोलर एंड विंड पावर उदाहरण दिए हैं कि जैसे कि सौर ऊर्जा है और विंड पावर है जो पवन ऊर्जा है। विल रिप्लेस, विल मॉडल है, मॉडल को क्या पसंद है, बेस पसंद है, मॉडल को बेस पसंद है, बेस पसंद है, तो यहाँ रिप्लेस्ड नहीं आएगा, रिप्लेस आएगा। तो ये रिप्लेस कर देगी किसको, पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है उनको, और ये कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद करेगी। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। कोई भी स्थान जो है इस देश में वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि, उतना अच्छा नहीं जितना गुलमर्ग कश्मीर है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम जो है वो सो और एज, और एज इन दोनों के बीच में। याद रखें ये जो एडवर्ब्स हैं सो और एज, इन एडवर्ब के बाद में आपको जो डिग्री लगानी पड़ती है वो पॉजिटिव चाहिए होती है। कुछ एडवर्ब्स याद रखिएगा, वेरी भी होता है, सो भी होता है, एज भी होता है, एनफ भी होता है,
ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में डिग्री कैसी चाहिए आपको, पॉजिटिव चाहिए। तो एज के बाद ये देखो, एसओ के बाद डिग्री चाहिएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिग्री क्या बनती है, गुड। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री जब आप पढ़ते हो, एडजेक्टिव जब आप पढ़ते हो, तो वहां पे ये चीजें डिस्कस करने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में आए। My family is planning a trip to Europe next summer where we should visit several famous landmarks and enjoy local cuisine. क्या कह रहा है, आवर फैमिली इज प्लानिंग, हमारी फैमिली जो है प्लान कर रही है, योजना बना रही है, अ ट्रिप टू यूरोप, कि हम यूरोप का एक ट्रिप करेंगे नेक्स्ट समर, अगले गर्मियों में, वेयर वी, जहां पर हम क्या करेंगे, यूरोप की बात कर रहा है, यूरोप जगह है ना, वहां के लिए प्लेस ऑफ एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो दे दिया वेयर, जहां हम लोग क्या करेंगे, विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क्स को, अनेक जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स है, विशेष मतलब प्रसिद्ध लैंडमार्क्स है उनको, और लोकल क्विजीन, क्विजीन का मतलब होता है पकवान, ठीक है, वहां का जो एक क्षेत्र विशेष का खाना है उसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये प्लानिंग बता रहा है अपनी कि हम ऐसा प्लान कर रहे हैं और हम ऐसा करेंगे। शुड जनरली किस किस के लिए आता है, शुड एक ऐसा मॉडल है जो या तो लगता है सजेशन या एडवाइस के लिए, शुड या तो लगता है सजेशन या एडवाइस के लिए, सुझाव या सलाह के लिए, या फिर शुड लगता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए लगता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना अगर दे रखी है उसके लिए। ये दो कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज शुड का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए हम विल का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट की बात ही दे रखी है, तो प्रेजेंट के साथ में कॉम्बिनेशन फ्यूचर का बैठ सकता है, तो विल लगाइएगा, विल विजिट। अच्छा, यहाँ पे वुड भी आ सकता है, क्योंकि ये इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन के लिए वुड भी आ सकता है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस अगर हो, काल्पनिक चीजें हो, तो वहां पे वुड भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, माई सिस्टर जूलियट गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। बड़ा आसान सा है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है, थोड़े बहुत आपने कुछ पढ़ रखा है इंग्लिश में, तो फिर आप आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। माई सिस्टर जूलियट, मेरी सिस्टर जिसका नाम क्या है, जूलियट, गॉट मैरिड, इसका विवाह हुआ। ठीक है, कब हुआ, जब वो 23 साल की थी। तो जब वो 23 साल की थी ये समय बता रहा है, तो जब के लिए यहाँ पे एज नहीं आके क्या लगेगा, वेन। दूसरी बात, ये वर्ब है, तो वर्ब का क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, शी। हर तो ऑब्जेक्ट होता है और हर तो पजेसिव होता है ना। तो शी वॉज 23, ये आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। द सुपर मार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। ये बता रहा है रेंज, टाइम की रेंज, यहाँ से यहाँ तक। और जब रेंज बताई जाती है, जब आपको ये बताया जाता है कि भी शुरुआत यहाँ है और एंड यहाँ, जैसे ये वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 60, ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो थोड़े ज्यादा है उससे। तो यहाँ फ्रॉम 10 AM और यहाँ करिए टू 10 PM। जब रेंज बता रखी होती है, चाहे वो समय की बताएं या स्थान की बताएं, प्रारंभिक बिंदु जो होता है, इनिशियल पॉइंट जो होता है, वहां पे हम लगाते हैं फ्रॉम, और लास्ट पॉइंट जो होता है वहां पे लगाते हैं टू। तो फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, ये आपका आंसर आएगा। तो सुपरमार्केट खुला है 10 से 10 तक, 10 सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। विंडोज, खिड़कियां जो हैं वो बैंग का मतलब टकरा रही थी, यूं कह रहे हो, जैसे तूफान आता है खिड़कियां खड़कती हैं, ठीक है, उसको बैंग कहा है। तो इन्होंने क्या किया, खिड़कियों ने, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब कल जो स्टॉर्म आया था, तूफान आया था, उस दौरान खिड़कियां जो हैं बड़े ही जोर जोर से, बड़े फोर्सफुली, बड़े ही वेग से बैंग कर रही थी। तो बैंग यहाँ पे क्रिया है, और क्रिया का मॉडिफायर जो होता है दोस्तों वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब होता है तो वायलेंटली आपका आंसर आएगा। जब भी आप वर्ब को मॉडिफाई करना चाहें तो आप किससे करेंगे, एडवर्ब से। और एडवर्ब जनरली किससे बनता है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगकर। वायलेंट है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हम एलवाई जोड़ेंगे तो वायलेंटली बन जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन में आएंगे। देखो, देखते ही देखते सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक ही वीडियो में हो जाएंगे, और बहुत कम टाइम में करा दूंगा, क्योंकि हम वीडियोस में कहीं पर भी अनर्गल बातें, इरेलेवेंट बातें नहीं करेंगे, करते भी नहीं है, कभी से ही नहीं किया, है ना। अब मैं किसी इस वीडियो को बड़ा लंबा बनाने के चक्कर में आपसे इधर उधर की बातें करने लग जाऊं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। सीधा सीधा टू द पॉइंट हमारा डिस्कशन होगा, और सीधा कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, उसका डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए 14 में। इट इज़ ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। कह रहा है कि वह वो है ना, मतलब इट इज दे रखा है, तो ये तो क्या करता है, ये तो बताता है कि भाई आपको स्ट्रेस डाल रहा है, एम्फेटिक वे में बोल रहा है, जोड़ देने के लिए इट का प्रयोग शुरू में कर सकते हैं। तो वह वो व्यक्ति है
जो इस कंपनी में 1 दशक से अधिक से काम कर रहा है। मैंने ऐसा क्यों बोला कर रहा है? क्योंकि जब आप 4 या सिंस के साथ टाइम देखते हैं, वेन एवर यू सी टाइम विद 4 और सिंस, तो जब कभी भी आप 4 या सिंस के साथ टाइम देखते हैं तो वहां पे आपको परफेक्ट चाहिए होता है। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हर जगह काम आएगी आपके। जब जब आपको 4 या सिंस के साथ टाइम देखने को मिले वहां परफेक्ट लगता है। परफेक्ट का मतलब 6 चीजें हो गई। एक प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, एक पास्ट परफेक्ट हो गया, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, एक फ्यूचर परफेक्ट है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो किस टाइम की बात कर रहा है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो दे नहीं रखा कि पास्ट की बात है। अब आप कहोगे सर मोर देन ए डिकेड है, दशक दे रखा है, पहले का ही होगा। बेटा ऐसे पास्ट नहीं देखना होता है इसमें। आप मेरे लेक्चर्स देखना, टेंस वाले वीडियोस देखना, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है कि पास्ट का मतलब है कि पास्ट की कोई वर्ब हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, उसको पास्ट मानिएगा, है ना। अगर इस कंडीशन की, मतलब इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इस प्रकार की स्थितियों में पास्ट मानना होता है आपको जब सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट को मान के, फ्यूचर का कोई वाक्य है नहीं, प्रेजेंट का ही दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रेजेंट में या तो परफेक्ट लगाओगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओगे। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि वो कंपनी में काम कर रहा है। अगर ऐसा लगाना चाहते हैं तो बन जाएगा हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, ठीक है। और ये हैज वर्कड भी सही हो सकता है, इसके स्थान पे हैज वर्कड कर दोगे तब भी सही है, दोनों ही सही हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ऐसा कि आप एक की तरफ ही जाओ। ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि वह वो व्यक्ति है जिसने इस कंपनी के लिए 1 दशक से अधिक समय तक काम किया है, या फिर मैं कहूँ काम कर रहा है। बोथ आर राइट, दोनों कर सकते हैं। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, मैंने अभी बताया कि एज दे रखा हो, सो दे रखा हो, वेरी दे रखा हो, एनफ दे रखा हो, तो डिग्री कौन सी आती है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आती है तो स्मार्टर नहीं आएगा, क्या आएगा? स्मार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। नीदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर्स इन लॉ, तो क्या दे रखा है? ना तो मेरा भाई और ना ही मेरे साले साहब। और ब्रदर्स इन लॉ है, इसका मतलब ये प्लूरल है। साले और जीजा दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ब्रदर्स इन लॉ कर रखा है, तो ब्रदर्स इन लॉ का मतलब ये प्लूरल हो गया है, ब्रदर्स, ठीक है। नाउन में हम पढ़ते हैं कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना, उसमें ये चीज सिखाई है कि कैसे ये बनता है ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। इसमें एक तो गलती ये है कि ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल है, और हम ये जब सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट पढ़ते हैं वहां ये बातें पढ़ने को आती है कि जब ईदर और का प्रयोग आप करते हो, या फिर आप प्रयोग करते हो नीदर नोर का, या फिर आप प्रयोग करते हो नॉट ओनली बट ऑल्सो का, मान लो इनमें से किसी चीज का यूज आप कर रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि और के बाद, नोर के बाद और बट ऑल्सो के बाद में शब्द कैसा है। एक तो आपको ये देखना चाहिए कि इनके बाद शब्द कैसा है। इनके बाद अगर वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन सब सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगती है, प्लूरल है तो प्रोनाउन और वर्ब दोनों प्लूरल के अकॉर्डिंग लगती है। तो पहली चीज तो ये है कि ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल दे रखा है यहाँ पे। प्लूरल अगर दे रखा है तो यहाँ हिज हेल्थ की जगह पे देयर हेल्थ लगाओ, क्योंकि ब्रदर्स प्लूरल हो गया। दूसरा, हेल्थ तो एक वचन ही आएगी, हेल्थ तो अनकाउंटेबल है, यहाँ हेल्थ तो कर नहीं सकते, तो इज तो ठीक है। मोर गुड नहीं होता है, डिग्री कंपैरेटिव जो बनती है वो नॉट बेटर कर सकते हो, लेकिन बेटर तो तब लगाओ जब कंपैरिजन हो रहा हो। तो वेरी गुड कर सकते हो, ये बन जाएगा। भाई मोर गुड तो होता ही नहीं है, गुड की डिग्री कंपैरेटिव क्या होती है? बेटर। लेकिन मैं बेटर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन हुआ नहीं है, ऐसा कुछ दिन नहीं रखा कि जहाँ कंपैरिजन है, तो फिर आप मोर गुड के स्थान पर वेरी गुड कर दोगे तो काम चल जाएगा। अगला है सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल लॉन्ग वे अवे। कह रहा है कि जो हल है देश के आंतरिक समस्याओं के, वो अभी भी बहुत लंबा रास्ता उसमें तय करना है। सॉल्यूशंस अभी हुआ नहीं है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ये कह रहा है। एक तो इंटीरियर जो होता है वो किसी प्लेस या कोई स्पेस या कोई ऑब्जेक्ट, मतलब ये होता है इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्पेस। किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेस का जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटीरियर। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी स्पेस का अंदरूनी भाग, ये कह रहा है देश की आंतरिक समस्याएं। आंतरिक के लिए हम लोग इंटीरियर नहीं लगाते, क्या यूज करते हैं? इंटरनल, है ना। आंतरिक इंटरनल, बाहरी जो होता है एक्सटर्नल होता है।
दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन, उन्होंने चोरी छुपे सीक्रेट तरीके से डिसाइड किया कि वो टाउन को छोड़ देंगे। तो यहाँ डिसाइड जो है वो क्रिया है, क्रिया को मॉडिफाई करने वाला होता है बेटा एडवर्ब। एडवर्ब होता है तो सीक्रेट नहीं आएगा, क्या आएगा, सीक्रेटली लगेगा, अभी बताया था मैंने आपको, एडवर्ब आ जाएगा। 19 कह रहा है मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज सुमाज। ये आप जब एडजेक्टिव पढ़ते हो वहां कुछ वर्ड्स पढ़ते हो, कौन कौन से, जूनियर, कुछ वर्ड्स पढ़ने को मिलते हैं ना, जूनियर पढ़ते हो, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ये वाले जो शब्द हैं ये डिग्री कंपैरेटिव के वर्ड्स हैं होने को, तो कैसे शब्द हैं, कंपैरेटिव डिग्री के शब्द हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में हमें यूज क्या करना चाहिए, देन लगाना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन ये वाले कुछ शब्द हैं जहां पे हम देन नहीं लगाते, टू लगाते हैं। और मुझे लगता है कि एसएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये वाली बात तो पता ही है। तो मिसेस श्रीलक्ष्मी का जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, संगीत में जो होशियारी है ना, क्या कह सकते हो इसको, मतलब विद्वता कह सकते हो, वो मिसेस सुमा से ठीक है, उसकी इंटेलिजेंस जो है मिसेस सुमा से ज़्यादा बेहतर है, सुपीरियर में टू लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में आएंगे, नंबर 20। नंबर 20 कह रहा है मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। देखो, डियर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, डियर है वो एडजेक्टिव है, और डियरली होता है वो एडवर्ब है। डियर का मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव, और डियरली हो जाएगा एक्सपेंसिवली, बहुत ज्यादा, है ना। तो मिस्टर अरुण को, अरुण जो है पे करेंगे अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा पे करेंगे। अरुण जो है वो अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करेंगे, ये कहना चाहता है। तो ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो डियरली आएगा, क्योंकि पे कैसे करेंगे ये बता रहा है, पे यहाँ पे क्रिया है, क्रिया का एडवर्ब चाहिए आपको यहाँ पे, तो इसलिए डियरली कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। माई ब्रदर रिसीव्ड हिज MBA डिग्री इन टू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो क्या कह रहा है कि मेरे ब्रदर ने MBA डिग्री प्राप्त करी, पिछले साल प्राप्त करी, ठीक बात है, रिसिव्ड दे रखा है, लास्ट ईयर दे रखा है, पास्ट की बात ही कर रहा है। लेकिन कब प्राप्त करी, पिछले साल प्राप्त करी, ठीक है, मतलब कहाँ से प्राप्त करी, तो जो सोर्स है ना, यहाँ से प्राप्त करी, तो से के लिए आप इंटू नहीं लगाएंगे, है ना, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी, तो ट्रांसलेशन से ही हो जाता आपका। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I has worked there as a manager. Employees comfortable थे मेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने बात करी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। क्यों बातें करी, बात करते थे यूँ कह दो, या बात करी क्योंकि मैंने उनके साथ मैनेजर के रूप में काम किया है। अब देखो साहब, आई के साथ में हैज थोड़ी ना आता है, हैव आता है, और इतने आसान प्रश्न पूछने के थोड़ी ना होते हैं कोई। आई के साथ में हैव आता है, हैज नहीं आता, ठीक है। अगला है, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट पे वर्क फॉर यू एनी मोर। इस बार थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में एक चीज जो कॉमन एरर में नई एड ऑन हुई है वो है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन 2024 में जो क्वेश्चंस थे उनमें दो तीन क्वेश्चंस ऐसे पूछे आपसे जो इंटरजेक्शन आधारित थे। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये नॉन फंक्शनल कैटेगरी होती है, जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोलते हो, जिसको मैं हमेशा से वर्ड कैटेगरी बताता आया हूँ। तो ये इंटरजेक्शन उसमें कैटेगरी है जो कि नॉन फंक्शनल है, मतलब सेंटेंस की सेहत पर असर नहीं पड़ता है अगर आप इसको हटा भी देते हैं तो भी, एक बात। दूसरा, ये जो सडन फीलिंग्स होती हैं, जो भी आपके दिमाग में अचानक से भाव उत्पन्न होते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए यूज करते हो, उसे कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमर्स्ड फीलिंग्स इन माइंड। जो भी आपके सडन इमर्स्ड फीलिंग है उनको व्यक्त करने जो भी वर्ड यूज करोगे तो वहां पे आप उसको इंटरजेक्शन कहेंगे। अलग अलग चीजें हैं, खुशी हो तो हम वाव कह देते हैं, खुशी हो तो फिर हम हुर्रा या हुर्रे का सहारा ले लेते हैं, दुख हो तो हम एलास बोल देते हैं, पेन हो, दर्द हो तो आउच बोल देते हैं, ठीक है। मान लो पैर टकरा गया आपका, दर्द हो रहा है तो आउच कह सकते हो। यहाँ कुछ ऐसा है क्या, ही रिप्लाइड इन अ ड्राई टोन, आउच, आई विल नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर, कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, बड़ी नीरसता से कहा। ड्राई टोन का मतलब है इनसिपिड वे में कहा, इनसिपिड वे, नीरस होके कहा, रूखे तरीके से कहा। इनसिपिड का मतलब क्या होता है, नीरस। तो नीरस तरीके से उसने उत्तर दिया
कि साहब माफ़ी चाहूँगा लेकिन आपके लिए काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ आउच की तो आवश्यकता नहीं है, यहाँ सॉरी कह सकते थे, सॉरी आई विल नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। जनरली वैसे आई के साथ में शैल लगाते हैं, विल भी चला जाए, कोई खास बात नहीं है। अगले में आइए, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट। तो एक तो मिस्टर सूर्या एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, जैसे आई के साथ में हैव था, लेकिन ये एक वचन है तो हैज आएगा, एक बात। दूसरी बात, इंटीरियर मोटिव नहीं होता, छिपा हुआ उद्देश्य, आंतरिक उद्देश्य। मोटिव का मतलब पर्पस है यहाँ पे, है ना। तो इंटीरियर नहीं होता, इसकी जगह पे एक वर्ड होता है अल्टीरियर, जिसको आप छिपा हुआ कह सकते हो, जिसको आप हिडन कह सकते हो, ठीक है। अल्टीरियर नहीं कह सकते, क्या कह सकते हो, हिडन, मतलब इंटीरियर नहीं कहेंगे, हिडन, छिपा हुआ। तो छिपा हुआ मोटिव, तो मिस्टर सूर्या का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है कि आपको वो सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, इसमें कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है। 25 देखिए, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। ये बाई के साथ टाइम आ गया, तो बाई के साथ जब टाइम लगाते हो आप और फ्यूचर की जरूरत पड़े ना, तो फ्यूचर परफेक्ट एकमात्र ऑप्शन होता है। बाई के साथ टाइम लगाना हो तो फ्यूचर परफेक्ट ही लगाया करो। क्यों? क्योंकि बाई जो है वो तक का मीनिंग देता है, तक का मीनिंग देता है, तो इसका मतलब ये एक लिमिट तय कर देता है कि यहां तक ही काम हुआ है, उससे आगे कैरी ऑन नहीं करते उस काम को आप, ठीक है। तो इसलिए ही विल हैव वर्कड, ही विल हैव वर्कड, फ्यूचर परफेक्ट क्या कह रहा है कि भाई इस महीने के अंत तक वह 5 साल से काम कर, मतलब कर रहा है, लेकिन 5 साल हो गए होंगे उसको, इस महीने के अंत तक, तक मतलब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो इस महीने के एंड तक क्या होगा कि वो 5 साल हो गए होंगे उसको काम करते हुए, ये इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। अगले में आइए, 26, आई हैव द 100 reasons टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। 25 तक हो गए थे अपने, ठीक है। 26, सब देखो, ये भी नाउन का ही एक प्रश्न है। नाउन में हम लोग पढ़ते हैं नंबर डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं, कुछ संख्या बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे 100 है, मिलियन है, बिलियन है, डजन है ना। ये वाले वर्ड्स जो हैं वो अपने पहले अगर नंबर लेते हैं तो इसमें हम इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। जब इनमें नंबर ले लेते हैं पहले कि 200 300 ऐसे करते हैं, तो हंड्रेड्स और 300 ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब नंबर नहीं आता है इनसे पहले, तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। नंबर या तो लगाओ या तो बताओ भी कितने सौ हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 400 हैं, ऐसे। और नंबर नहीं लगाओ तो फिर इसको प्लूरल में कन्वर्ट करो, सैकड़ों, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, नंबर तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, द 100 ना करके हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स, अब ये ओ वर्ड लगेगा कि हाँ सैकड़ों कारण है, हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। द इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कुछ निश्चित तो दे नहीं रखा कि कौन से कारण है, इसलिए द की तो जरूरत नहीं है। तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स, मेरे पास सैकड़ों कारण है टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, कल मीटिंग अटेंड ना करने के पीछे, ठीक है। After I retired, I started a second career as a writer and published several books which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। क्या कह रहा है, आफ्टर आई रिटायर, रिटायर होने के बाद मैंने अपना करियर जो है, सेकंड करियर स्टार्ट किया एक राइटर के रूप में, और अनेकों किताबें छापी जिसने मुझे अलाउ किया कि मैं मेरी कहानियों को शेयर कर सकूं, और इनसाइट्स मतलब मेरे जो अंदरूनी विचार हैं उनको मैं व्यक्त कर सकूं विद वाइडर ऑडियंस, मतलब बहुत बड़े स्तर पे ऑडियंस के साथ। ये तो हो गया अनुवाद। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये काम पहले हुआ है, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं। पहले ये काम स्टार्ट हुआ, मतलब हुआ है पूरा, उसके बाद ये स्टार्ट हुए हैं। ये पहले रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में ये प्रोसेस शुरू हुआ कि मैंने करियर शुरू किया, ये किया, वो किया। तो जब दो काम दे रखे होते हैं ना पास्ट में, तो एक तो होता है पास्ट, पास्ट का मतलब तो हम लेते हैं सेकंड फॉर्म से, और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, इसको हम लेते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ध्यान से सुनना, एक तो होता है पास्ट जिसको हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म, और एक होता है पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब भूतकाल का भी भूतकाल, तो उसमें हम लेते हैं क्या, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये थोड़ी सी कहानी याद रखेंगे आप। तो पास्ट ऑफ पास्ट ही तो है ये काम पास्ट में हुआ, लेकिन इससे पहले तो ये हो चुका था। ये टाइम फ्रेम में देखो, ये काम हुआ, इससे पहले ये हो चुका था, इसलिए आप इसको ले जाओ पास्ट में। तो आफ्टर आई हैड रिटायर्ड, कि पहले ये पूरा कर दिया मैंने काम, रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद ऐसा हुआ। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। क्या कह रहा है,
एक तो सिंस के साथ टाइम दे रखा है, और मैंने आपको कहा है अभी कि सिंस या फोर के साथ टाइम हो तो परफेक्ट चिपका दिया करो, बताया ना। फोर या सिंस के साथ टाइम हो तो परफेक्ट लगा दिया करो। तो यहाँ देखो परफेक्ट है क्या, नहीं है ना। पेंडेमिक के कारण, ये तो बता रहा है आपको, एक फ्रेज दे रखी है जो कि अलग अलग वर्ड से बनी हुई है, जैसे ये प्रेपोजिशन दे दिया, डिटर्मिनर दे दिया, नाउन दे दिया, ऐसे एक फ्रेज बना रखी है। इस फ्रेज के बाद वाला जो पार्ट है उसमें आपको सिंस के साथ टाइम दे रखा है, मतलब टाइम बता ही दिया ना आपको। इस टाइम को देखकर आप टेंस लगाओ, और टाइम हमने सिंस और फोर के साथ देख लिया, तो हमें टेंस लगाना पड़ेगा, मतलब एस्पेक्ट लगाना पड़ेगा, परफेक्ट। परफेक्ट लगाना पड़ेगा तो क्या आएगा, द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव इंक्रीज्ड कर दो, या तो ये आए, और या फिर आए हैव बीन इंक्रीजिंग, है ना। मैंने कहा था परफेक्ट आएगा। अब परफेक्ट तो दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, एक है पास्ट परफेक्ट। ये प्रेजेंट में ही लो, पास्ट की तो कोई बात दे ही नहीं रखी इसमें। अब आप कहो कि साहब इंक्रीज दे रखा है सेकंड फॉर्म, अभी तो आपने बताया था कि इंक्रीज मतलब सेकंड फॉर्म अगर हो तो पास्ट लगा दिया करो। तो मेरे भाई ये तो गलत है। अब गलत को थोड़ी आधार मान सकते हो आप। जो चीज ऑलरेडी रॉन्ग ही दे रखी है तो उसके बेसिस थोड़ी कोई डिसीजन ले सकते हो, इसलिए ये वाला डिसीजन तो लेना नहीं है। तो फिर इसको प्रेजेंट में मानते हुए हमें करना है। अब इन दोनों में से क्या लगाओगे, हैव इंक्रीज्ड करोगे, प्राइसेस प्लूरल है इसलिए मैंने हैव लिया, हैज नहीं लिया, ठीक है, या हैव बीन इंक्रीजिंग करोगे। तो आप, मेरा आंसर है कि हैव बीन इंक्रीजिंग करो, क्योंकि एवरीडे बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं ऐसा नहीं दे रखा है इसमें, ये तो हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं प्राइस, इस कारण से हैव बीन इंक्रीजिंग। एवरीडे को देख के दिमाग में आना है कि ये हैव बीन आएगा। डॉक्टर सीना हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो बेटा ये ब्रिंग अबाउट जो होता है ना, इसका मतलब होता है पब्लिश या इंट्रोड्यूस, किसी पुस्तक को पब्लिश करना या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, मार्केट में पहली बार लेके आना, ये होता है ब्रोट आउट। कह रहा ये है कि सॉरी, ब्रिंग आउट, ये मैंने किसका बता दिया आपको, ब्रिंग आउट का, ब्रिंग आउट। और ये जो ब्रोट अबाउट दे रखा है, ब्रिंग अबाउट दे रखा है, इसका मतलब होता है कोज टू हैपन, कोज टू हैपन, हिंदी में लिखना घटित होने का कारण बनना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट तो क्या होता है, कोज टू हैपन, घटित होने का कारण बनना। और ब्रिंग आउट क्या होता है, पब्लिश करना या इंट्रोड्यूस करना। सोच के देखो, सिन्हा जी ने क्या किया है, सिन्हा जी ने एक नई किताब जो है सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, इस विषय पर, चाइल्ड लेबर पर सोशल इम्पैक्ट, मतलब सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी जो है, बाल श्रम जो है, उसका सामाजिक प्रभाव क्या है, इस विषय पर एक नई किताब क्या कर दी, लॉन्च कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी या छपा दी। तो इस कंडीशन में ब्रिंग अबाउट नहीं आएगा, ब्रोट आउट आएगा, ये पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। 30 नंबर, 30 है ना, 29 तक हो गया। इसमें देखो एक अलग तरीके से पूछ लिया आपसे कि चार सेंटेंस दिए हैं और पूछा है कि भाई इसमें सेंटेंस बताओ कि कौन सा सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है, कौन से सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू वॉर, जोसेफ तैयार नहीं था युद्ध में जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्ल मार्क्स वॉज अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, कार्ल मार्क्स जो थे वो एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला गलत है, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। इंडियन फोर्स, देखो फोर्स वैसे होता है बल, हालांकि ऐसा नहीं है, बल ही होता है, सेना भी होती है। इंडियन फोर्स जो है वो सेना भी है, लेकिन उसमें बताना पड़ेगा स्पेसिफिक, इंडियन एयर फोर्स, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी फोर्स है, तो स्पेसिफिक तरीके से कि नेवी है या फिर कोई आर्म्ड फोर्स, मतलब आपके ये थल सेना है ना, या जल सेना है, या फिर आपके ये वायु सेना है, ये बताना पड़ेगा स्पेसिफिक तरीके से। ये बताया हुआ नहीं है तो ऐसे मानो कि सेना के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फोर्सेज, तो यहाँ आप करिए फोर्सेज, इंडियन फोर्सेज। तो ये भारतीय सेना तीनों आ गई, ये फोर्सेज जो है वो क्या आ गए, तीनों चीजें आ गई इसके अंदर। आपकी जल सेना भी आ गई, थल सेना भी आ गई और वायु सेना भी आ गई, ठीक है। अब फोर्सेज करोगे फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, फोर्स से काम चलेगा नहीं, क्योंकि फोर्स है तो स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि कितनी फोर्स है। और फिर अगर मान लो इंडियन फोर्स होती, सपोज करो, तो फिर दिक्कत नहीं आती क्या, देयर की जगह इट्स आता, क्योंकि एक ही तो है तो देयर तो प्लूरल के लिए आता है ना। तो ये थोड़ा सा, एक ये इज भी आता फिर तो आर की जगह पे। लेकिन दो गलतियां, ये इतनी गलतियां न निकाल के हम इतनी गलतियां निकालें कि फोर्सेस कर दें, ये गलत था। 31, although the team had trained diligently for months they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics। क्या कह रहा है,
ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, डिलीजेंटली का मतलब है मेहनत से, बहुत परिश्रम से। डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट शब्द का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती, परिश्रमी। तो बड़े मेहनत से, परिश्रम से। तो यद्यपि द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, टीम ने ट्रेनिंग करी, टीम जो है हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, कि काफी महीनों तक उसने ट्रेनिंग करी। दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड, फिर भी दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। ओपोनेंट का मतलब हो गया विपक्षी टीम, विरोधी टीम। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी तुमने एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है, जो तुम्हारे लिए एकदम सडन है, अनपेक्षित है। टैक्टिक्स का मतलब रणनीति होता है, स्ट्रेटेजी होता है। फिर भी वो जो थे ना ओवरवेल्म्ड हो गए। ओवरवेल्म का मतलब हो गया अभिभूत होना, चाहे पॉजिटिव चीज से हो या नेगेटिव चीज से हो। अभिभूत होने को बोलते हैं। अभिभूत होने का मतलब है कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में, चाहे वो भावनात्मक स्तर पे ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा अगर कोई चीज हावी हो गई आप पे, उसको बोलते हैं ओवरवेल्म। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यद्यपि टीम ने ट्रेन डिलीजेंटली फॉर मंथ्स। देखो ट्रेंड जो है ना, प्रशिक्षित करना होता है। मुझे तो यहाँ पे दो गलतियां नजर आ रही हैं। अब एसएससी ने माना है वो एक अलग कहानी है, बाकी दो गलतियां इसमें नजर आ रही हैं। खैर मैं पहले एसएससी वाला बताता हूँ आंसर क्या है। तो यहाँ पे तो आंसर इनका ये हो जाएगा कि दे हैड ओवरवेल्म्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरवेल्म करने वाला कौन है? ये मैंने आपको पैसिव वॉइस के जो वीडियोज हैं बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि आप मैन वर्ब से ये पूछ लिया करो कि इसको कर कौन रहा है। मुख्य क्रिया होती है, एक्शन वर्ब होती है, उससे आप ये पता लगाओ कि साहब ये मैन वर्ब करने वाला व्यक्ति है कौन। तो तुम्हें पता लग जाए कि ये करने वाला व्यक्ति इससे पहले दे रखा है, तब तो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में। और अगर नहीं दे रखा होता है पहले, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पे देखो ओवरवेल्म करने वाला कौन है? ओवरवेल्म करने वाला है, ये इसके द्वारा ओवरवेल्म हुआ है, बाद में दे रखा है, पहले नहीं दे रखा। ठीक है। जब सेंटेंस में मैन वर्ब से पहले काम करने वाला नहीं होता है, तो वाक्य होता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के वाक्य में पता है आपको कि हैड बीन आएगा, या तो एच के साथ बीन जुड़ेगा। ठीक है। या फिर इसको वर कर दो, दे वर स्टिल। अब स्टिल जो है इसका मतलब क्या है? स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ। इवन नाउ, अभी भी। क्या होता है? अभी भी। मतलब कोई कंडीशन को जारी रहने का संकेत देता है, कोई कंडीशन कंटिन्यूअस है ये बताता है। तो यहां बेहतर रहेगा कि आप वर कर दो, क्योंकि अभी भी वो ओवरवेल्म्ड थे, फिर भी वो ओवरवेल्म्ड थे अभी तक भी। ठीक है। इसकी अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स से, जबकि उन्होंने ट्रेनिंग की थी। अब ये हैड ट्रेंड की जगह पे हैड बीन ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेन का मतलब है प्रशिक्षित करना, जबकि इनको प्रशिक्षित टीम को किसी ने किया होगा। या तो ऐसे समझो फिर इसको कि टीम ने ट्रेनिंग दी थी काफी महीनों तक, उसके बावजूद भी वो ऐसे हो गए। टीम एक अलग है ट्रेनिंग देने वाली, और वो लोग अलग हैं। जबकि दोनों अगर एक ही है ना, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। दोनों अगर एक हैं तो प्रॉब्लम ये है कि टीम को अगर मैं मान लूं कि इसने ट्रेनिंग प्राप्त की थी, तो यहाँ पे हैड बीन भी आना चाहिए था। और टीम ने ट्रेन किया तो एक अलग बात है, फिर ये दे अलग है, जबकि है ये टीम के लिए ही। तो दोनों ही पार्ट में एरर हैं। यहाँ पे हैड बीन भी आना चाहिए, हैड बीन ट्रेंड, और आगे वाले में वर आना चाहिए, कि अभी भी ओवरवेल्म्ड थे। अगले वाले में वर इसलिए लगाया है क्योंकि पैसिव है। पहले वाले में भी मैं पैसिव ही मान के चल रहा हूँ इसको, तो हैड बीन ट्रेंड आना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैड ट्रेंड, इस ये इसको फिर ऐसे सही मान लो कि भाई टीम ने ट्रेन किया था डिलीजेंटली फॉर मंथ्स। लेकिन फिर अगर आपको इसने एक्टिव वॉइस मानोगे, तो आपको ये भी होना चाहिए कि ट्रेन का ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप इसको एक्टिव मानोगे तो ट्रेन किसको किया है वो बताना चाहिए। जबकि ट्रेनिंग इसी को मिली है, इसी को ट्रेन किया गया है, इसको ट्रेन किया है, तो काम करने वाला कौन है, ट्रेनिंग देने वाला कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि काम करने वाला जब नहीं होता है मैन वर्ब से पहले, तो फिर उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। कुछ कुछ जगह सोचने वाली बातें हैं, बाकी आसान है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो क्या कह रहा है? यूनेस्को जो है वो काम करता है, यूनेस्को एक संस्था का नाम है, ये काम करता है किस लिए? टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन एक क्रिया है, मजबूती देने के लिए। मेक स्ट्रोंगर, मेक स्ट्रोंग, है ना, मजबूती देने के लिए। किसको? इंटेलेक्चुअल और मॉरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड तो होगी मानवता। इंटेलेक्चुअल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, मॉरल भी एडजेक्टिव है, सॉलिडरिटी है वो नाउन है। ठीक है, ये दोनों इसी के एडजेक्टिव हैं। तो यूनेस्को काम करता है कि भी मानवता की जो सॉलिडरिटी है, जो एकदम मजबूती है,
कौन सी मजबूती, एक तो बौद्धिक और एक कौन सी नैतिक, इसको स्ट्रेंथन किया जाए। अब सोच के देखो, मानवता एक ही है ना। अब मानवता की सॉलिडरिटी जो है इन दोनों एडजेक्टिव से बताई है, वो भी निश्चित ही हो गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं। जब मानव जाति एक ही है, उसकी सॉलिडरिटी की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफाई हो गया कि नहीं, निश्चित हो गया कि नहीं, निश्चित हो गया। तो फिर ये एन नहीं लगेगा, डिटर्मिनर आएगा द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी। 33 33 देखना, द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पे कई जगह पे गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। मतलब भ्रमित का सेंस यो नहीं है कि मैं तुम्हें गलत बताऊंगा, लेकिन ये है कि भाई अब एसएससी मान लेता है, उसको क्या ही किया जा सकता है। वैसे तो रिपब्लिक डे से पहले दे लगता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपके नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, इनसे पहले हमें क्या लगाना होता है, दे का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो नहीं कर रखा है इन्होंने। और गलती भी ये नहीं है, गलती यहाँ पे मतलब नहीं मानी है एसएससी ने, गलती ये मानी है कि गिव अप दे रखा है। तो गिव अप जो होता है वो होता है छोड़ना, त्यागना। जैसे गिव अप कर दिया मतलब उसने हार मान ली, गिव अप कर दिया, गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ दिया, है ना। जबकि प्रिंसिपल ने दिए हैं पुरस्कार विनर्स को, पुरस्कार दिए हैं, कुछ दे रहे हो आप और मुफ्त में दे रहे हो, जिसका पैसा नहीं पे करना पड़े अगले को, तो उसके लिए गिव अवे यूज करते हैं। तो यहाँ सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो गिव अवे कर दो। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज मुफ्त में देना किसी को, है ना। ये तो आपने यूट्यूब पे ट्रेंड का वर्ड है, ये तो एकदम ट्रेंडी है। काफी बार सुना होगा कि यूट्यूबर्स ही आजकल गिव अवे देते हैं। कि मैं ही मान लो आपसे कहूँ कि गिव अवे मिलेगा, ये वीडियो देखो, शेयर करो, और मैं आपको टी शर्ट्स बांट दूं, मैं आपको मेरे चैनल के लोगों के साथ आपको मैं कप दे दूं, है ना, मोमेंटोज दे दूं। तो ये क्या है, ये गिव अवे हैं। तो ये गिव अवे आएगा इसका आंसर। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली टू कैच इट। ये जानकर, ये जानने के बाद, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद। तो ऐसा जानने के बाद कि ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पे थी, वो तेज दौड़े इसको पकड़ने के लिए। फास्टली बेटा कुछ नहीं होता, फास्ट ही तो एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही एडवर्ब होता है। ठीक है, मान ली बात की रेन क्रिया है, क्रिया को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए, लेकिन एडवर्ब फास्टली होता ही नहीं है ना, तो क्या आएगा, फास्ट ही आएगा। नेक्स्ट पे आइए, बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एफएल टावर इज अमेजिंग। ये जो बर है ये भी एक इंटरजेक्शन का क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा कि इंटरजेक्शन के दो चार क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इस बार 24 वाले एक परीक्षा में, जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने नहीं पढ़ा है ये। वैसे सीडीएस के बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा विशेष नहीं है, क्योंकि उन्होंने को तो आदत है, उनके तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड कैटेगरी वाले, है ना। आने वाले टाइम पे हो सकता है तुम्हारा भी पैटर्न चेंज करके और तुम्हें भी वर्ड कैटेगरी पूछने लग जाए, कि भाई सेंटेंस में कोई वर्ड को अंडरलाइन करके दे दे और पूछ ले कि भाई वर्ड कैटेगरी क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर है ना, ये सब पूछ ले। अभी तक तो नहीं है। खैर खैर, आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होना चाहिए कि बर जो है ये बताता है, ये किस लिए यूज करते हैं, कि जब व्यक्ति ठंड लगती है तो उस समय ये उच्चारित होने वाला शब्द है बर। ठंड लगे, इफ यू आर शिवरिंग विद कोल्ड, अगर आपको ठंड लग रही है, कांप रहे हो ठंड से, तो आपको बर ये यूज करते हैं। जबकि ये क्या कह रहा है कि एफिल टावर से अगर आप शहर का दृश्य देखोगे तो बड़ा ही अमेजिंग है, बड़ा शानदार है, तो ये तो खुशी की बात होगी ना। तो आप इसके लिए खुशी के लिए वाव लगा दो, वाव। आज अचंबा भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, तो वाव द सिटी व्यू फ्रॉम द एफिल टावर इज अमेजिंग, है ना। ओ माई गॉड ऐसा भी कह सकते हो, जब आपको आश्चर्य हो तो ओ एम जी, ओ माई गॉड भी लगा सकते हो। Deepa and Seema are both good with running, but Deepa is also good at catching the ball and throwing it to the right corner in time. यहाँ प्रश्न जो है वो उसका आंसर इसी सेंटेंस में ही दे रखा है आपको। देखो, तीन चीजें याद रखिएगा, गुड एट, बैड एट और वीक इन। गुड एट, बैड एट, वीक इन, जो मैंने एक बुक निकाली थी आरएएस के विद्यार्थियों के लिए, है ना, स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होता है आरएएस उसके लिए, उसमें मैंने 6 टॉपिक्स कवर किए हैं ग्रामर के, और बहुत अच्छे से कवर किए हैं। उसमें प्रेपोजिशन अगर आप देखते हो वहां पर, तो वहां मैंने अलग अलग प्रेपोजिशन के, फिक्स प्रेपोजिशन के एक साथ कि जो याद हो जाएं, ग्रुप बना बना के बताए हैं उसमें। तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है वहां पे, गुड एट, बैड एट, वीक इन। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप बोलते हैं गुड एट,
अगर किसी चीज़ में परफॉर्मेंस आपकी बुरी है तो आप बोलते हैं बैड इट, और कमज़ोर है तो आप बोलते हैं वीक इन। तो दीपा और सीमा दोनों ही अच्छे हैं रनिंग में, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो गुड के साथ ऐड लगेगा। मैंने कहा कि इस प्रश्न में ही इसका आंसर है, देखो ये दे रखा, ठीक है। तो दीपा और सीमा दोनों ही अच्छे हैं रनिंग में, लेकिन दीपा जो है वो बॉल को कैच करने में भी अच्छी है और थ्रो करने में भी अच्छी है टू द राइट कॉर्नर इन टाइम, कि सही कॉर्नर में वो समय पर, समय रहते ही बॉल को थ्रो भी कर लेती है, ये काम भी इसका बेहतर है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। दे वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब है भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, एकदम से आ पड़े बारिश, उसको बोलते हैं डाउनपोर। वी वर ऑन द वे, एक तो याद रखना ये फ्रेज है, कई बार पूछ भी लेंगे आपसे कि ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं होता, रास्ते में, ये इसका मतलब है। तो वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, हम लोग रास्ते में थे, पार्टी में जा रहे थे, है ना। सडनली देयर विल अ हैवी डाउनपोर, अचानक से एक भारी बारिश हुई, है ना, ये पास्ट की बात कर रहे हो ना, जब हम पास्ट में रास्ते में थे तब की बात है। तो देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर, विल तो नहीं आएगा, विल मॉडल अकेला करेगा भी क्या, मॉडल को तो बेस पसंद है, बेस के बगैर तो मॉडल करेगा भी क्या, बेस फॉर्म आनी चाहिए थी, वर्ब इसमें दे ही नहीं रखी और फ्यूचर की बात भी नहीं है, तो वॉज कर दीजिए। पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीच्ड। प्रीच का मतलब होता है धार्मिक उपदेश देना, ठीक है। टू डिलीवर स्पिरिचुअल लेक्चर्स, उसको क्या बोलते हैं, प्रीच। तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे, एडमायर का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे। फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, फॉर का मतलब यहाँ पे है बिकॉज, याद रखो, जब फॉर के बाद में आप सब्जेक्ट देखते हो, वर्ब देखते हो, तो ये हो जाता है कंजंक्शन। जब आप फॉर के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब देखते हो तो ये क्या बन जाता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन बन जाता है तो फिर आप इसका मतलब निकालते हैं क्योंकि। तो क्योंकि मतलब है, लिव बाई का मतलब होता है इसके अकॉर्डिंग जीना, लिव बाई का मतलब है जी रहे हो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कौन सी सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे क्योंकि वो उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करता था जो वो धार्मिक उपदेश दिया करता, उपदेशों में था। ऐसा नहीं, कथनी करनी में अंतर नहीं था, जो ये बोलता था उसी को ये खुद भी निजी जीवन में फॉलो करता था, ये मतलब है। यहाँ प्रिंसिपल जो है ये प्रधानाचार्य वाला है, सिद्धांत की बात अगर करोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये वाली बनेगी, PLES। ये सिद्धांत है, ये प्रधानाचार्य है, इसलिए गलत हो गया। कई कई क्वेश्चन तो आप देखना, इसमें इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे नहीं है, कई इंस्ट्रक्शंस तो दे रखे थे कि भाई इसमें इंटरजेक्शन की ही गलती है, इसमें एडवर्ब की ही गलती है, तो वो सीधे सीधे हो जाते, लेकिन फिर भी हाँ, जब ये आपको यही दे दिया इंटरजेक्शन की गलती है तो क्या रह गया फिर, आपको दिख गया कि बर इंटरजेक्शन है, चलो गलत कर दिया, है ना, आउच इंटरजेक्शन है, चलो उसी पार्ट को गलत कर दिया, क्योंकि वहां तो आपसे ये पूछा नहीं कि सही करके लिखो। तो ये एक एडवांटेज था इंस्ट्रक्शंस में। खैर मैंने बिना इंस्ट्रक्शन के लिए ताकि सारे क्वेश्चन हम अच्छे से थरली डिस्कस कर सकें। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबडी, ही इज अलोन ऑल डे। तो ये कह रहा है कि वह कभी भी किसी से बात नहीं करता, वो हमें पूरे दिन ही अकेला रहता है। ही नेवर टॉक्स टू एनीबडी, टॉक टू होता है, किसी से बात करने में टॉक टू लगता है, जैसे आप कहो कि मुझसे बात करो, टॉक टू मी, उससे बात करो, टॉक टू हिम। कई बार सुना होगा बोलते हुए कि मुझसे ऐसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे वाक्य। द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। पुलिस ने, एजिटेटर्स का मतलब होता है विद्रोही, तो पुलिस ने विद्रोहियों से कहा कि भाई पीछे हट जाओ, है ना, वरना हम लाठी चार्ज करेंगे। अब बैक इन जो है ना, ये पीछे हटना नहीं होता, बैक आउट होता है, बैक ऑफ होता है। बैक आउट तो होता है वादे से मुकरना, और बैक ऑफ जो होता है वो पीछे हट जाना, रिट्रीट होना। इसका मतलब क्या हो गया, रिट्रीट, पीछे हटना, गो बैक होता ना, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वो वाला है ये बैक ऑफ, है ना, तो बैक ऑफ आएगा। वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट। हमने डिनर लिया एक चाइनीज रेस्टोरेंट में और हम अचंभित हो गए देखकर उस रेस्टोरेंट का इंटीरियर। कौन सा रेस्टोरेंट, यही वाला चाइनीज रेस्टोरेंट की बात ही कर रहे हैं। पहले आया, शुरू में आया, नहीं पता चला कि किस रेस्टोरेंट की बात है, ए लगा दिया। लेकिन बेटा यहाँ तो पता लग ही गया कौन सा रेस्टोरेंट जिसमें हमने डिनर किया उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ दे लगेगा। जब कोई नाउन रिपीट हो रही है, दूसरी बार जिक्र हुआ है, तो फिर दे लगाना चाहिए ना। कहानियों में सुनते हो वंस देयर वॉज ए क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी, तो पहले वाले में तो अ क्रो लगाया, पहली बार आया, इंट्रोड्यूस नहीं हम लोग, लेकिन जैसे ही दोबारा रिपीट हुआ क्रो, तो वो निश्चित हो गया कौन से क्रो की बात कर रहे हैं, तो दे लगता है। इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो देखो इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में एस जुड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो वर्ब के साथ एस और एस जुड़ता है, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो बहुत बारिश होती है देश के इस हिस्से में, ये ट्रांसलेशन है।
मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, मिस्टर अली की शॉप जो है वो हॉस्पिटल से दूर है। बेटा फर्दर जो होता है वो तो नेक्स्ट के अर्थ में लेते हैं, है ना, इन एडिशन टू के अर्थ में लेते हैं। नेक्स्ट मान लो, इन एडिशन टू मान लो, अगला। जबकि दूर के लिए फार्दर लगाते हैं, और फार्दर लगा दोगे तो देन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये कह रहा है कि हॉस्पिटल से दूर है, ऐसे अर्थ में फार्दर जो है वो सही नहीं बैठेगा, तो इसलिए आप यहां पे कर दो इज वेरी फार फ्रॉम द हॉस्पिटल, इज फार फ्रॉम, ऐसा कर दो, तब बैठ जाएगा। या इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम द हॉस्पिटल, ऐसा भी हो सकता है। इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। एबल टू का मतलब है योग्य नहीं हो, समर्थ नहीं हो। एबल क्या बताता है? आपकी एबिलिटी बताता है, आपकी कैपेबिलिटी बताता है। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर जब तक तुम 21 साल के नहीं होते तो तुम पीने योग्य नहीं होते। पीने योग्य थोड़ी ना, मतलब पीने, अब ये तो कानूनन बात हो गई कि भी 21 साल के नहीं हो तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, है ना। आप 18 या 21 साल के नहीं हुए हो तो तुम वोट नहीं डाल सकते। तो ये क्या है, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा, आपको कानून जो है वो अलाउ नहीं करता है, प्रोहिबिशन वहां पे है। तो यहाँ पे यू आर नॉट एबल नहीं आएगा, यू आर नॉट अलाउड आएगा। आप अलाउड नहीं हो, एबल तो एबिलिटी हो गई ना। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकहम। तो वर्ल्ड के बेस्ट फॉरवर्ड्स, ये फुटबॉल का टर्म है फॉरवर्ड, है ना। सेंटर में खेलना, फॉरवर्ड खेलना, गोलकीपर, ये सब चीजें होती है ना, वो फुटबॉल की टर्मिनोलॉजी है। तो विश्व के सबसे अच्छे जो बेस्ट बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं वो, अब जो कि दो की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, प्लूरल है तो हैव आएगा। वो खेल चुके हैं डेविड बेकहम के साथ। नेक्स्ट पे आइए, 46। 46 कह रहा है आवर सेल्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। एक बात यहाँ पे ये भी याद रखना कि बोस्ट के साथ में ओव लगता है, जबकि इसके साथ साथ एक ऐसा ही शब्द होता है जिसका मतलब बोस्ट के जैसा ही है, वहां ब्रैग बोलते हैं उसको, और उसमें अबाउट लगता है। बोस्ट के साथ तो लगाते हैं ओ, और ब्रैग के साथ लगाते हैं अबाउट। आवर सेल्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, किसी भी मतलब हम लोगों को शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। बोस्ट का और ब्रैग का मतलब क्या है? शेखी बगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। तो हमें डींगे नहीं हाँकनी चाहिए अपने नॉलेज की, ये मतलब है। यहाँ वंस आ रहा है, ये वंस तब आता जब यहाँ पे भी वन होता। ये तो वैसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। सेल्फ और सेल्फ जहां होता है वो या तो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं या रिफ्लेक्सिव होते हैं। और प्रोनाउन में आप साफ साफ पढ़ते हो कि बेटा ये तभी लगाते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक जब उसका सब्जेक्ट उससे पहले हो। तो आवर सेल्स सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता ना, ये तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन तब बने जब सब्जेक्ट भी दे रखा हो, वी दे रखा होता तो आवर सेल्स लगाते। लेकिन यहाँ वी तो दे नहीं रखा तो आवर सेल्स गलत हो गया। फिर वंस को देख के आइडिया लगाया कि हमें वन की आवश्यकता है, पजेसिव एडजेक्टिव वंस दे रखा है। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो भीड़ थी, हजारों लोगों की भीड़ थी, वहां पे इस नाम का एक गाना है, टाइटल टाइटल है सॉन्ग का, वो मैंने गाया। एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो काफी दिनों से, आप मेरी टर्मिनोलॉजी समझते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका समझते हो, तो आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है ये, कि एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एच जहां भी आएगा वहां थर्ड फॉर्म, तो सिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? संग आएगा। आई हैव संग। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, सुपीरियर में टू लगाया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन तो ऐसा मान लो। तो वह हमेशा ही चाहता है कि वो उन लोगों की संगत में रहे जो कि उससे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ हो, है ना। मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस। ये भी मैंने रिपीट ही मानो, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे कि इनमें एस और यस नहीं आता, जैसे इन्फॉर्मेशन नहीं होता वैसे लगेज में भी एस नहीं आता, ये उससे हो जाएगा, लगेज आएगा। तो मिस्टर सुमन ने मुझसे कहा कि वो मेरा सामान पैक कर दे। ठीक है, सुमन ने मुझसे कहा कि भाई पैक कर लो सामान अपना। तो मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेज। कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। ये भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले डिस्कस किया है, कंपैरिजन कर रखा है। तो कैमल्स की प्रवृत्ति होती है, टेंड है मतलब टेंडेंसी होती है इनकी, कि वो धीमा चलते हैं, है ना। किसकी तुलना में? बाकी के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी तुलना में, मैदानी भागों में, प्लेन्स में मतलब मैदानी भागों में। तो ये स्लोली जो है डिग्री कंपैरेटिव बनानी पड़ेगी, देन दे रखा है, या तो कर दो मोर स्लोली। ठीक है, मोर स्लोली डिग्री कंपैरेटिव है, वैसे तो स्लो की डिग्री कंपेरेटिव स्लोअर बनती है, लेकिन यहाँ पे मूव की विशेषता बतानी है। मूव यहाँ पे मैन वर्ब है, और मैन वर्ब की विशेषता बताए वो क्या बनता है? एडवर्ब। और एडवर्ब बनता है तो स्लोली से ही काम चलेगा, स्लोअर से काम नहीं चलेगा। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट आईआईटी दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। देखो द तो तब लगाओ जब स्पेसिफिक हो,
ये तो इसलिए कह रहा है कि दीपक जो है वो पढ़ाई कर रहा है बीटेक की, दिल्ली आईआईटी दिल्ली में कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि वो इंजीनियर बन जाए। और ये मैंने आर्टिकल में बताया है आपको कि जब प्रेडिकेट पार्ट जो सेंटेंस का होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, वो प्रेडिकेट पार्ट जिसको विधेय बोलते हैं हिंदी में, उसमें अगर कोई प्रोफेशन का नेम दे रखा है, कोई भी व्यवसाय का नाम दे रखा है कि वो व्यक्ति वो है, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, शी इज एन इंजीनियर, तो वहां पे आर्टिकल ए या एन लगता है, तो यहाँ पे इंजीनियर का साउंड देखते हुए वाउल साउंड है, इसलिए एन आएगा। ठीक है, 50 लगा दी हमने। सेंचुरी माफी चाहूंगा लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इतने तो रन ही नहीं बनाए इन्होंने, तो कि सेंचुरी लगा दें, क्वेश्चंस की संख्या कम है। मास्टर सैम इज अ हैवीएस्ट बॉय इन ग्रेड 12, ये भी आसान है कि डिग्री सुपरलेटिव दे रखी है आपको हैवीएस्ट, डिग्री सुपरलेटिव में हम द का प्रयोग करते हैं, तो द हैवीएस्ट लग जाएगा। ठीक है, मिस्टर सैम जो है वो ग्रेड 12 में, 12th क्लास में सबसे भारी लड़का है, ये मतलब है। द लॉयंस बिकेम वायलेंटली, देखो लॉयंस हो गए वायलेंट, कौन हो गए वायलेंट, लॉयंस हो गए, तो ये लॉयंस की विशेषता बता रहा है, लॉयंस यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव लगता है वायलेंट। ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, ये क्रिया जो है लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, और लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव बनता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव बनेगा तो यहाँ पे वायलेंट आएगा, वायलेंटली नहीं आएगा। तो लॉयंस जो है वो वायलेंट हो गए जब विजिटर्स ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया। ठीक है, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, तो क्या कह रहे हैं, जेरी ड्राइविंग होम लेट, जब घटना घटी उस समय जेरी जो है वो घर जा रहा था और काफी देर देर हो गई थी, तो ये ड्राइविंग सीधा क्रिया आईएनजी लगता तो है सीधा आईएनजी, लेकिन वो तब लगता है जब जेरेंड हो, पार्टिसिपल हो, है ना, ये ऐसी कंडीशन तो है नहीं, तो क्या करोगे, जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट, है ना, पास्ट की बात कर रखी है ना, देखो यहाँ वाला सेंटेंस देखा, वैन से स्टार्ट है तो ये टाइम क्लोज है, टाइम बताने वाला उपवाक्य है, और टाइम बताने वाले उपवाक्य में सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, और सेकंड फॉर्म दे रखी है मतलब पास्ट है, पास्ट है तो इसको भी पास्ट में लेके जाओ, और पास्ट में आप आईएनजी कहाँ लगाते हो, पास्ट कंटिन्यूअस में लगाते हो, तो मैंने इसलिए वॉज वर्ड को चुना, जेरी नाम है तो इसलिए वॉज ले लिया। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्विजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, तो कंपनी जो है वो स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, कंपनी जो है वो स्पेशलाइजेज है, मतलब पहली बात तो ये स्पेशलाइजेज ही गलत है ना, कंपनी जो है वो स्पेशलाइजेज है ये नहीं, कंपनी इज स्पेशलाइज्ड ये बनना चाहिए। दूसरा, किस किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो इन इन सेक्टर्स में है, इन इन फील्ड में है ना, तो इन लगेगा एक तो, और एक इज स्पेशलाइज्ड करो क्योंकि कंपनी है स्पेशलाइज। ठीक है, अच्छा, कंपनी खुद है स्पेशलाइज, इस कारण से एडजेक्टिव कर दो, तो इज कर दो यहाँ तो, और फिर यहाँ स्पेशलाइज्ड कर दो कि कंपनी को महारत हासिल है इन इन फील्ड में, एक तो इन लगा दो फील्ड से पहले, एक स्पेशलाइज्ड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडर एट नाइट, तो देखो वेरी जो है मैंने बताया था कि सो के बाद, एज के बाद, वेरी के बाद, एनफ के बाद डिग्री कैसी लगती है, पॉजिटिव, तो लाउडर नहीं आएगा, क्या आएगा, लाउड। लेकिन बार्क नाउन वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बतानी है तो एडवर्ब, तो वेरी लाउडली आएगा। माई डॉग बार्क्स वेरी लाउडली एट नाइट, मेरा डॉग जो है वो काफी तेज भौंकता है नाइट में। ठीक है, लाउडली। ही एंड हिज फ्रेंड्स डज नॉट, देखो कितने हो गए, एक तो ये हो गया, एक उसके मित्र हो गए, बहुवचन हो गए, तो प्लूरल है तो डज नॉट नहीं आएगा, डो नॉट आएगा, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है कि वह और उसके जो मित्र हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते हैं। 58, मैं ये आपको है ना टेलीग्राम चैनल पे, आशीष क्लासेस जो चैनल है टेलीग्राम, वहाँ पे भेज दूंगा। अब मैं आपको इस चैनल पे बस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला ही पढ़ा रहा हूँ, और जैसे चूंकि मैंने चैनल सेपरेट कर दिया एक अलग से, जिसमें स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, तो वहाँ पे तो आप इंग्लिश मास्टर नाम से चैनल है, लिंक आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, है ना। और अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल है ही अपना, यहाँ पे हम जो केंद्र स्तर की भर्तियां हैं वो सारी तैयारी यहाँ करेंगे। In the recent past, the industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provider in the country. In the recent past मतलब हाल फिलहाल ही, अभी फिलहाल का मतलब भूतकाल का टाइम तो है लेकिन नजदीक की बात ही है। द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड, आईटी इंडस्ट्री जो है वो इमर्ज हुई है, मतलब उभर कर आई है, किस रूप में, मेजर कंट्रीब्यूटर के रूप में, टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू। अब कंट्रीब्यूटर किस में है, इंडस्ट्री रेवेन्यू में, तो एन क्यों लगाना है, रेवेन्यू वैसे ही काउंट थोड़ी कर सकते हो आप। ठीक है,
ये तो आय है इंडस्ट्री की, तो एन न लगा के क्या लगाओ, टू द इंडस्ट्री रेवेन्यू कर दो, ठीक है, ये बन जाएगा। While I was walking to the store, my friend calls me and asks for a favor. जब मैं स्टोर जा रहा था, वॉक कर रहा था, वॉक करते करते स्टोर पे जा रहा था, पास्ट की बात है, वाइल से जुड़ा है, टाइम क्लोज हो गया, पास्ट की बात है, सब कुछ पास्ट में ले जाओ। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, बुलाया और मुझसे फेवर मांगा, आस्क की जगह आस्क्ड, और आस्क फॉर बराबर होता है वो मांगना होता है। आस्क फॉर बराबर कॉल फॉर बराबर डिमांड, इन तीनों का मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, इंपॉर्टेंट है। 60, प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फॉर द फ्यू नेक्स्ट डेज। बेटा फ्यू नेक्स्ट डेज नहीं होगा, नेक्स्ट फ्यू डेज होगा, क्योंकि ये डेज जो है ना, ये प्लूरल कैसे बना, इसके कारण बना, डिटर्मिनर ये है इसका, तो ये नजदीक जाएगा इसके, ये इसका मॉडिफायर है, ये पहले जाएगा, नेक्स्ट फ्यू डेज है ना, अगले कुछ दिन। तो जाओ और चेयरपर्सन से मिलो, वो अगले कुछ दिनों के लिए मतलब यहाँ रहेगी नहीं, कहीं और चली जाएंगी। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। देखो नो डिटर्मिनर है, नो क्या है, डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद लगता है नाउन, नाउन लगता है तो अफेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, इफेक्ट या इम्पैक्ट। अफेक्ट तो क्रिया होती है, इफेक्ट वर्ब भी होती है, इफेक्ट ऐसा नहीं है वर्ब नहीं होती, लेकिन वैसे प्रभाव के अर्थ में नाउन के रूप में यूज की जाती है। टीचर ने उससे कहा कि वो क्लास को डिस्टर्ब ना करता रहे, कीप के साथ आईएनजी लगता है, याद रखना, कीप डिस्टर्बिंग का मतलब वो हमेशा करता रहता है ऐसा प्रयास, है ना, डिस्टर्ब करता रहता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। माई कॉलीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, लेटेस्ट तो डिग्री सुपरलेटिव है, लेटेस्ट का तो मतलब नवीनतम होता है, तो ये कह रहा है कि मेरा कॉलीग जो है वो हमेशा ही मेरी तुलना में मतलब हमेशा मेरी तुलना में बाद में काम करता है, तो उसके लिए डिग्री बनती है लेटर, लाइटर जिसको बोलते हैं। देखो डिग्री दो बनती है, लेट, लाइटर, लेटेस्ट, और एक बनती है लेट, लेटर, लास्ट। जो ये लेट लाइटर है ये तो आता है टाइम के लिए, और ये वाला जो है ये आता है सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि बात यहाँ पे टाइम की बात ही कर रहा है, काम करता है मेरा कॉलीग जो है बाद में करता है, मैं पहले कर लेता हूँ काम, तो टाइम की बात है तो ये वाला पिक करना है, इसमें ये वाला पिक करना है, क्योंकि तुलना कर रखी है। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच, वो बुरी तरह से चोटिल हो गया पिछले मैच में, इंजर्ड यहाँ पे क्रिया है, इंजर कैसे हुआ, ये एडवर्ब चाहिएगा, एडवर्ब बनता है बैडली, एडवर्ब क्या बन जाएगा, बैडली। और एक लास्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदलेस माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइन टू हिम। मेरी सिस्टर और मैं जो हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी मेरा भाई जो है वो कोई भी काम जो उसको दिया जाता है, असाइन किया जाता है, सौंपा जाता है, वो नहीं करता है। देखो नेवरदलेस जो होता है ना वो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, जोड़ने वाला तो होता ही है, इसको जो वर्ड कैटेगरी जो इसकी है वो है कंजंक्टिव एडवर्ब, जोड़ने वाला एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो आप फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पे, एक नया वाक्य स्टार्ट कर देते, चल जाता। हाउ एवर का भी ऐसे ही यूज करते हैं, इसका भी ऐसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको चाहिए एक ही सेंटेंस में कंजंक्शन। एक क्लोज तो ये है कि मेरी सिस्टर और मैं बहुत मेहनत करते हैं, दूसरा क्लोज ये है कि मेरा भाई जो है उसको काम देते हैं वो करता नहीं है ना। तो यहाँ दो क्लोजेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन चाहिए, एक तरफ यहाँ काम हो रहा है, एक तरफ मेहनत नहीं करता है, ठीक है, विरोधाभास है, तो नेवरदलेस को हटा दो, या तो लगा दो बट, लेकिन मेरा भाई नहीं करता है, ठीक है, या लगा दो दो, यद्यपि मेरा भाई नहीं करता है। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है वो लगेंगे, एडवर्स सिचुएशन डिनोट कर रहा है, दोनों विपरीत चीजें हैं, एक तरफ मेहनत हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही है, विपरीत चीजों जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। नेवरदलेस का मतलब फिर भी होता है, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब है, एडवर्ब तब लगता तो सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो जाता, नया वाक्य तो लगा देते अपन, कंजंक्शन लगाना है तो कंजंक्शन नेवरदलेस नहीं लगेगा, या तो लगाना दो या लगाना बट, उससे काम चल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की इस क्लास में, जिसमें हमने 2024 की सारी एरर्स डिस्कस कर ली हैं, बहुत कम समय में डिस्कस कर ली हैं। अगली क्लास में हम एक और सेगमेंट 2024 वाला कोई भी एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, और यकीन मानिए आप इस चैनल पर वो स्टेप प्राप्त करोगे जो आपने अभी तक नहीं सोचा है, नहीं देखा है। बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे मार्क्स आप ले आओगे अगर आप एक एक चीज़ नोट करोगे, रेगुलर वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तब। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।